नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण प्यार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी हिंदी व्याकरण की किताब से अध्याय संधि, जिसका अर्थ होता है जोड़ या मेल। संधि में हम वर्णों का मेल करते हैं और इस पाठ को हम 3 भाग में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यह इस अध्याय का चौथा भाग है, जिसमें हम पढ़ेंगे संधि का तीसरा भेद, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, जैसा कि नाम से ही पता है कि विसर्ग के स्थान पर हम कौन सा स्वर बनाएंगे। विसर्ग जिसे हम 2 डॉट के रूप में मानते हैं और उसका उच्चारण ह से होता है। तो विसर्ग का मेल किसी व्यंजन या स्वर से हो जाए तो विसर्ग में जो विकार परिवर्तन आएगा वह विसर्ग संधि कहलाएगा। जैसे शब्द है मनः। मनः जिसमें अंतिम साउंड, अंतिम आवाज ह ध्वनि की आ रही है, यानी विसर्ग की आ रही है। और दूसरा शब्द है हर। हर में जो पहला वर्ण है वो ह है, यानी व्यंजन है। तो हमने कहा कि जब कभी भी विसर्ग के साथ में व्यंजन आया तो उसको हमने बना दिया ओ के रूप में। ऐसे ही नी प्लस रस नीरस, निह प्लस चिंत निश्चिंत। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं जो कि विसर्ग को हम हटाकर ओ में बदल देंगे। तो पहला नियम विसर्ग का है कि हम विसर्ग को हटाएंगे और उसको ओ में बदल देंगे। मन प्लस अनुकूल, मनो ओ के रूप में बनाना है, मनोनुकूल। तम प्लस गुण, तमोगुण। अध प्लस गति, अधोगति। पय प्लस धर, पयोधर। तप प्लस बल, तपोबल। मन प्लस बल, मनोबल। मन प्लस योग, मनोयोग। मन प्लस रथ, मनोरथ। मन प्लस रंजन, मनोरंजन। वय प्लस वृद्ध, वयोवृद्ध। मन प्लस हर, मनोहर। यश प्लस धन, यशोधन। तो हमने क्या किया इन सारे उदाहरण में, जहाँ कहीं पर भी विसर्ग था उसको हटाकर हमने ओ में बदल दिया है। ऐसे ही विसर्ग संधि का दूसरा नियम है कि आपको विसर्ग के स्थान पर र का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? र का। तो र को हम मात्रा के रूप में लगाएंगे। जैसे निह प्लस आशा, निराशा। यहाँ पर आ साउंड है इसीलिए रा पूरा आ जाएगा। निह प्लस जन, तो यहाँ पर अकेला है ज में, इसीलिए र की मात्रा में विसर्ग चला जाएगा, निर्जन बन जाएगा। पुनः प्लस जन, पुनर्जन। दुह प्लस बल, दुर्बल। निह प्लस बल, निर्बल। दुह प्लस जन, दुर्जन। निह प्लस विघ्न, निर्विघ्न। आशीह प्लस वाद, आशीर्वाद। ये जो र है वो विसर्ग से इसका निर्माण हुआ है। अब तीसरा नियम है विसर्ग को श में बदल देना, यानी जहाँ कहीं पर भी विसर्ग है वो श में बदल जाएगा। कब बदलेगा? जब दूसरे वाले शब्द के आगे च और छ होगा। जैसे निह प्लस चल, निश्चल। निह प्लस छल, निश्चल। तो जब कभी भी चल और छल या च या छ का रूप शब्द में आए तो हम उस विसर्ग को श में बदल देंगे। दुह प्लस चरित्र, दुष्चरित्र। निह प्लस चय, निश्चय। अब विसर्ग का चौथा नियम, यानी इस विसर्ग को हम श में कब बदलेंगे? जब कभी भी पहला वर्ण या उसके अन्य वर्ण सामने आएंगे। निह प्लस कपट, निष्कपट। निह प्लस काम, निष्काम। निह प्लस कलंक, निष्कलंक। निह प्लस ठूर, निष्ठुर। निह प्लस पाप, निष्पाप। निह प्लस फल, निष्फल। इस चौथे नियम के बाद आता है पांचवा नियम, जो कि विसर्ग के स्थान पर स के रूप में आएगा। यानी दुह प्लस तर, दुस्तर। नमः प्लस ते, नमस्ते। निह प्लस तेज, निस्तेज। मन प्लस ताप, मनस्ताप। विसर्ग का अगला नियम है जब हम विसर्ग के स्थान पर श, स या द्वित्व व्यंजन का प्रयोग करेंगे। जैसे दुह प्लस शासन, दुशासन। तो जो श यहाँ पर आपको दूसरे शब्द में दिखाई दे रहा है उसी को हम रिपीट करेंगे आधे रूप में, यानी शासन में श ये है तो इस विसर्ग के स्थान पर श लग जाएगा। और संतान में स सिंपल वाला है तो इस विसर्ग के स्थान पर आधा स यही वाला लगेगा। ऐसे ही निह प्लस संदेह में निस्संदेह बन जाएगा। विसर्ग का अगर लोप हो जाए तो ये किस कंडीशन में होगा? जब आप देखोगे कि पहले विसर्ग से पहले अ या आ हो, अ या आ हो और विसर्ग के बाद में कोई भी अन्य
भिन्न स्वर आ जाए, चाहे वो ए हो, ओ हो, कोई भी स्वर आ जाए, तो हम विसर्ग को हटा ही देंगे। जैसे अतः प्लस एव, तो हम बना देंगे अतएव। कहीं पर भी विसर्ग के रूप में कोई अन्य स्वर नहीं बना है। और यदि विसर्ग के आगे र हो और विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी विसर्ग के आगे अ हो और विसर्ग का लोप हो जाएगा, र हो, तो तब हम पहले का ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाएगा। जैसे अगर नीह प्लस रोग है और नी में लगी है छोटी की मात्रा और यहाँ रोग में र आया है, तो नी की मात्रा बड़ी हो जाएगी, बन जाएगा निरोग। ऐसे ही नीह प्लस रज का बन जाएगा नीरज, बड़ी की मात्रा में नी चला जाएगा। नीह प्लस रस नीरस, नीह प्लस रव नीरव। कुछ और शब्द हैं जिसमें विसर्ग को स में बदल देंगे, जैसे नमः प्लस कार नमस्कार, तो ये जो विसर्ग था वो आधे स में चला गया है। अभी तक हमने इस पाठ में जो सीखा है उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। संधि क्या होती है? दो वर्णों के मेल को हम संधि कहेंगे, और उन वर्णों से जो परिवर्तन आएगा, जो विकार होगा, वही सही रूप में संधि कहलाएगी। संधि के कुल 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के हमने 5 भेद पढ़े थे। स्वर का स्वर के साथ मेल होने से जो विकार उत्पन्न होगा उसे स्वर संधि कहेंगे, और व्यंजन में स्वर या व्यंजन दोनों में से किसी के साथ भी मेल हो सकता है। स्वर संधि के 5 भेद जो पढ़े हैं वो है दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। व्यंजन का व्यंजन या स्वर से मेल होने पर उनमें जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। यानी व्यंजन में तो हम व्यंजन या स्वर इन दोनों में से किसी के साथ भी मेल हो सकता है, लेकिन स्वर में केवल स्वर के साथ ही मेल होगा। विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर उसमें होने वाला परिवर्तन विसर्ग संधि कहलाएगा। उम्मीद है बच्चों आपको यह अध्याय अच्छे समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे हम नए अध्याय में, तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।